नमस्कार स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी, उसमें पढ़ रहे थे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था के अभी तक हम 2 लेक्चर यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज हम लोग तीसरे लेक्चर में बात करेंगे। जो और भी विशेष बातें हैं जो बची हुई हैं उनको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम जो प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा रहे थे वो पढ़ा रहे थे 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। उसकी कुछ विशेषताएँ थी वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो उसी क्लास को आगे हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसमें जो अगली बात हम लोग करने वाले हैं वो है वित्त, ठीक है, फाइनेंस का जो मामला है। तो जो पंचायतें हैं उनको किस तरीके से वित्त की व्यवस्था की जाएगी, फाइनेंस की व्यवस्था की जाएगी ताकि वो अपना काम कर सकें। तो वित्त से संबंधित राज्य विधानमंडल कुछ अधिकार रखता है ना। इनके जो पंचायतों के वित्त के मामले हैं इनसे संबंधित राज्य विधानमंडल कुछ अधिकार रखता है। वो कौन कौन से अधिकार हैं उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। 1 मिनट, ये लैपटॉप मेरा जो है 1 मिनट, हाँ नोटिफिकेशन आ जाते हैं एक्चुअल में। तो राज्य विधानमंडल वित्त से रिलेटेड निम्न अधिकार रखता है। राज्य विधानमंडल वित्त से संबंधित निम्न अधिकार रखता है। अब कौन कौन से अधिकार हैं? तो जैसे राज्य विधानमंडल जो है यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो पंचायतों को कुछ कर, चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण करने के लिए उनको अथॉरिटी देता है। बस समझना ध्यान से। पहली बात मैंने आपको बताई कि पंचायत को उपयुक्त कर, चुंगी, शुल्क, अरे तो यार कहाँ से आ जाते हो, हाँ, तो चुंगी, शुल्क, ये सारी चीज़ें लगाने और उसको संग्रहित करने की अथॉरिटी देता है। आदि को लगाने और संग्रहित करने के लिए अथॉरिटी देता है, अधिकृत करता है, अधिकृत करता है। क्लियर? यानी राज्य विधानमंडल पंचायतों को ये अथॉरिटी दे देता है, दे सकता है, मतलब उसकी मर्जी है। दूसरा, जैसे जो राज्य सरकार द्वारा कर लगाए जाते हैं, है ना, राज्य सरकार बहुत सारे कर लगाती है और मतलब उसको इम्पोज करती है और उसे कलेक्ट करती है। जैसे चुंगी हो गया, मार्ग कर हो गया और भी बहुत सारे शुल्क हैं। तो वो पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं। तो ये राज्य विधानमंडल ऐसा भी कर सकती है। तो दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर राज्यों द्वारा लगाए गए शुल्क, है ना, जैसे शुल्क वगैरह है, चुंगी है, कर है, मार्ग कर है, चुंगी, कर, मार्ग कर पंचायतों को सौंप सकती है। पंचायतों को सौंप सकती है। कौन? राज्य विधानमंडल। जैसे राज्य ने कोई टैक्स लगाया, चुंगी लगाई, है ना, और मार्ग कर, जिसको टोल टैक्स कहते हैं, मार्ग कर, ये लगाया, तो राज्य विधानमंडल ऐसा नियम बना सकती है कि आप इनको पंचायतों को आप दे दीजिए, है ना, क्योंकि पंचायतों को भी तो अपना डेवलपमेंट करने के लिए पैसे चाहिए। तो वित्त संबंधी ये प्रावधान राज्य विधानमंडल करता है। क्लियर? और देखो
जैसे और देखो, और मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे राज्य की जो संचित निधि है ना, राज्य की संचित निधि, राज्य की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हर एक राज्य की अपनी संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है। जैसे केंद्र का कंसोलिडेटेड फंड होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो इस कंसोलिडेटेड फंड से पंचायतों को कितना ग्रांट देना है उसका प्रोविजन भी ये कर सकती है राज्य विधानमंडल। क्लियर? तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता का प्रावधान, अनुदान सहायता का प्रावधान। क्लियर? ठीक है, राज्य की संचित निधि में जो पैसा जमा है उससे कितना ग्रांट पंचायतों को दिया जाए, तो ये प्रावधान राज्य का विधानमंडल कर सकता है। तो राज्य के विधानमंडल के पास ये पावर है। नेक्स्ट, निधियों के गठन का उपबंध भी कर सकता है। निधियों की गठन का उपबंध, जैसे मतलब केंद्र की निधियां होती हैं, फंड, जैसे अभी हम नाम लिया संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, है ना। उसी प्रकार राज्य की भी कंसोलिडेटेड फंड होती है। तो ऐसे पंचायतों को भी अपने पास कुछ फंड मतलब होना चाहिए। तो राज्य विधानमंडल चाहे तो पंचायतों के लिए भी फंड के गठन का प्रोविजन कर सकती है। तो जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा हो जाएगा। क्लियर? ये पंचायतों को जैसे धन दिया गया तो पंचायतें क्या करें, अपने फंड में उसको इकट्ठा कर लें और जब जैसे जरूरत हो उसको वहाँ फंड से, निधि से निकाल कर उसे योजनाओं को संचालित करने में यूज कर सकती है। तो ये राज्य विधानमंडल के द्वारा प्रोविज़न किया जाता है। तो वित्त से संबंधित पंचायतों को क्या क्या प्रोविज़न किए जा सकते हैं, तो कौन करता है? राज्य का विधानमंडल, स्टेट लेजिस्लेचर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। भाई गाँव का विकास करना तो पैसे लगेंगे ना, पैसे खर्च होंगे, तो पंचायतों को पैसा कहाँ से आएगा? तो ये वित्त का जो प्रावधान है, वित्त की व्यवस्था के लिए जो भी प्रोविजन करने होते हैं वो राज्य का विधानमंडल करता है। क्लियर? टॉपिक काफ़ी बड़ा है, ये इतना छोटा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो अब यहाँ पर वित्त से संबंधित वित्त आयोग का भी प्रावधान किया जाता है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। तो जैसे केंद्र का वित्त आयोग होता है वैसे राज्य का भी वित्त आयोग होता है। तो जो केंद्र का वित्त आयोग होता है, आर्टिकल 280 में केंद्र का जो वित्त आयोग है उसकी बात कही गई है। तो केंद्र का जो वित्त आयोग होता है उसका काम क्या होता है? केंद्र से, यानी जो केंद्र सरकार है, केंद्र से कितना धन राज्यों को दिया जाएगा उसका रिकमेंडेशन करता है जो केंद्र का वित्त आयोग होता है। उसी प्रकार राज्य का वित्त आयोग होता है। तो राज्य का वित्त आयोग काम क्या करेगा कि राज्य पंचायतों को कितना धन प्रोवाइड कराएगा, इसकी रिकमेंडेशन यानी वो सिफारिश करता है। तो जैसे जो केंद्र का वित्त आयोग होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है हर 5 साल में। तो इसी प्रकार राज्य का जो वित्त आयोग होता है इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। क्यों? कारण क्या है, क्या वजह है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, पंचायतों के जो फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो कैसा है उसकी समीक्षा करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और अगर लगा उस वित्त आयोग को कि इस पंचायत की जो स्थिति है, वित्तीय स्थिति, उसको मतलब पैसे की ज़रूरत है ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, तो फिर वो राज्य वित्त आयोग ये रिकमेंडेशन करेगा, सिफारिश करेगा कि इस पंचायत को कितना पैसा उपलब्ध कराया जाए। क्लियर? तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे राज्य वित्त आयोग। तो गठन कौन करेगा? इसका गठन करेगा राज्यपाल। राज्यपाल कितने वर्षों में? तो इसका अब कितना जो टेन्योर होगा, समयावधि,
समयावधि 5 साल, है ना। ये क्या करेगा, किस वजह से, है ना, जरूरत क्यों है इसकी, तो इसका काम क्या होगा, कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, इसका कार्य है। और इसके अलावा कुछ सिफारिशें भी देना, है ना। आयोग राज्यपाल को कुछ सिफारिशें भी करता है। इसके अलावा आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें भी करता है, वो कौन कौन सी सिफारिशें कर सकता है, जैसे कुछ नियंत्रित करने वाले सिद्धांत, जैसे राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का कितना पंचायतों को बांटा जाए, ये रिकमेंडेशन करेगा। क्लियर, देखो समझो ध्यान से, किस टाइप की रिकमेंडेशन करेगा कि राज्य द्वारा आरोपित और संग्रहित कर, चुंगी, शुल्क, मार्ग कर, है ना, इत्यादि ये राज्य लगाता है। तो राज्य इनमें से कितना पंचायतों को दे, है ना, इसकी रिकमेंडेशन करेगा। तो मार्ग कर को पंचायतों में बंटवारे की सिफारिश करता है। अगर आपने केंद्र वाला मामला पढ़ा है तो आप इसको कर लेंगे बड़े आसानी से। जैसे केंद्र का वित्त आयोग होता है, वो भी क्या रिकमेंडेशन करता है कि केंद्र ने जो कर लगाए हैं, केंद्र की इनकम ज़्यादा है, तो अपने उस संग्रहित किए गए करों में से कुछ राज्यों को आवंटित करे। वो केंद्र का वित्त आयोग रिकमेंडेशन करता है। तो इसी प्रकार राज्य का जो वित्त आयोग होता है, ये रिकमेंडेशन करता है कि राज्यों ने जो कर वगैरह लगाए हैं उनमें से कुछ पंचायतों को भी दिया जाए। क्यों? क्योंकि पंचायतों की अगर आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो अच्छा नहीं होगा तो डेवलपमेंट के काम कैसे करेगी, है ना। क्योंकि पंचायतों को ऐसे बड़े कर लगाने का राइट तो है नहीं, जिससे कि पंचायतों को बहुत इनकम होती होगी। तो आज भारत में पंचायतें पैसे की समस्या को लेकर जूझती हैं। तो उसके लिए ये जो वित्त आयोग है इसका गठन किया गया है। ठीक है, तो करों, चुंगी, मार्कर और शुल्कों का निर्धारण जो पंचायतों को सौंपे गए, है ना, कि कितना उसको सौंपना है और कितना बंटवारा करना है। देखो ध्यान समझना, कुछ राज्य के द्वारा ये जो कर लगाए जाते हैं इनका बंटवारा करने की सिफारिश पंचायतों को भी दिया जाए। इसके अलावा पंचायतों को स्पेशली कुछ कर, चुंगी, मार्ग कर और शुल्क लगाने का राइट भी ये देने की सिफारिश करता है। और राज्य की जो संचित निधि है उससे पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान यानी ग्रांट की रिकमेंडेशन भी करता है। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। फिर से समझो कि जो राज्य की संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, उससे कितना पैसा पंचायतों को दिया जाए इसकी सिफारिश भी ये करता है। क्लियर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए कुछ आवश्यक उपाय भी सुझाता है ये रिकमेंडेशन। आप नोट करते रहिए, सारे हम यहाँ पर लिखेंगे ज़रूरी नहीं है, नोट कर लीजिए। पंचायतों की वित्तीय स्थिति यानी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसमें सुधार के लिए आवश्यक उपाय भी ये सुझाता है। और राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपे जाने वाले कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए ज़रूरी हो उसको भी ये देखता है। क्लियर, और राज्य विधानमंडल इस आयोग की बनावट यानी इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसमें कौन कौन लोग होंगे
और इनके सदस्यों की आवश्यक क्वालिफिकेशन और उन्हें चुनने के तरीके को निर्धारित कर सकता है। याद रखिएगा, कहने का मतलब ये है कि जो राज्य वित्त आयोग है इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, मतलब इसमें कितने लोग होंगे, सदस्य, अध्यक्ष जो भी है, और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, और उनके चुनने का तरीका कौन निर्धारित कर देगा? राज्य विधानमंडल के पास ये राइट है, स्टेट लेजिस्लेचर वो इसे निर्धारित करेगा। क्लियर? और राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की, है ना, जो इसने सिफारिश की है वित्त आयोग ने राज्यपाल से, तो इसके द्वारा की गई सिफारिशों को राज्यपाल राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करवा देता है। ठीक है, फिर राज्य विधानमंडल अपना डिसीजन लेता है उसमें, आगे कितना दिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इसके बाद इसमें लेखा परीक्षण की भी बात उठती है कि पंचायतों को धन तो दे दिया गया, अब उस धन का वो कहीं ऐसा तो नहीं कि दुरुपयोग कर देंगे। जैसे हमने आपको जब केंद्र सरकार पढ़ाई थी, राज्य सरकार पढ़ाई थी, तो उनको जो धन दिया जाता है तो उसकी जांच भी तो की जाती है कि जिस योजना के लिए जो धन दिया गया वो वही खर्च हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं दूसरी जगह फिजूल खर्च कर दिया गया हो। तो उसकी जांच करने के लिए आपको बताया था कैग होता है, और फिर संसद की अपनी समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति, है ना, अनुमान समिति, लोक उपक्रम समिति, आपको पढ़ाई गई है, तो वो जांच करती हैं। लेकिन पंचायतों को जो धन दिया जाएगा, अब वो पंचायतें उस अपने पंचायत के डेवलपमेंट में खर्च कर रही हैं कि उसे कहीं भ्रष्टाचार का शिकार तो नहीं होने देती है। तो इसकी जांच करने के लिए क्या कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल है। तो इसमें लेखा परीक्षण का प्रावधान है, लेखा परीक्षण, और ध्यान समझना, लेखा परीक्षण, अकाउंट जो होते हैं पंचायतों के, उसका परीक्षण किया जाता है। तो राज्य विधानमंडल, ध्यान समझिएगा, ये सारे काम कौन कर रहा है? राज्य विधानमंडल पंचायतों के अकाउंट्स की देख रेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकती है। तो राज्य विधानमंडल पंचायतों के खातों, है ना, पंचायतों के खातों यानी जो अकाउंट्स हैं उनकी देखरेख, खातों की देखरेख और उनकी जांच से संबंधित प्रावधान कर सकती है ना, संबंधित प्रावधान कर सकती है। इसका मतलब है कि जैसे अब पंचायतों के बारे में जानना ज़रूरी है। जैसे आप देखते हैं कि गांव में जो पैसा पंचायतों को मिलता है तालाब बनवाने के लिए, है ना, पानी की व्यवस्था करने के लिए, बिजली की व्यवस्था करने के लिए, या गलियां बनवाने के लिए, या पुलिया वगैरह बनवाने के लिए, यानी गांव के डेवलपमेंट के लिए जो पैसा पंचायतों को दिया जाता है, तो बहुत बार ये करप्शन का शिकार हो जाता है। मतलब ग्राम प्रधान और जो सचिव वगैरह होते हैं ये सब मिल के खा पी जाते हैं और गाँवों का विकास नहीं हो पाता है। तो इसकी जांच करने का जो प्रावधान है वो किया जा सकता है। कौन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो राज्य की विधानसभा है, विधान परिषद है, वो इसके लिए प्रोविज़न करेगा, है ना, प्रावधान करेगा, ताकि पंचायतें कोई करप्शन ना कर पाएँ। और जैसे जो हमारा जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है पंचायतों से जुड़ा हुआ, क्या ये संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होता है ना? क्या यूनियन टेरिटरी पे भी लागू होता है? इस पर भी बात हम लोग कर लें। तो संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, फिर से समझो मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर, कि जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है जिसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, क्या ये संशोधन अधिनियम जो हमारे यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर भी लागू होता है क्या? तो ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, ये जल्दी से आपको बुक में नहीं मिलेगा। हाँ, एम लक्ष्मीकांत की जो बुक है
उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो जवाब यहाँ पर ये होगा कि जो भाग 9 है हमारा, तो जो पंचायतों वाला जो भाग है वो 9 है। तो भाग 9 के प्रावधान संघीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? राष्ट्रपति निर्देशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान किन्हीं अपवादों के साथ या संशोधनों के साथ उस यूनियन टेरिटरी पर लागू होंगे, है ना। मतलब राष्ट्रपति इसका गाइडलाइन जारी करेंगे। बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला कि जो भाग 9 अर्थात जो हमारा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, इसके प्रावधान क्या यूनियन टेरिटरी में भी लागू होते हैं? तो हम कहेंगे हाँ लागू होते हैं, लेकिन शर्त ये है कि राष्ट्रपति इसके लिए गाइडलाइन जारी करेंगे कि वो अधिनियम, पंचायतों वाला जो अधिनियम है, कुछ अपवादों के साथ वहां लागू होगा कि कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। जरूरी नहीं कि हूबहू लागू हो जाए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जैसा राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे वैसा होगा। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे कुछ छूट प्राप्त राज्य हैं, क्या वहां भी ये पंचायतों वाला अधिनियम लागू होता है? तो छूट प्राप्त राज्यों में, छूट प्राप्त राज्यों में, और कुछ छूट प्राप्त क्षेत्र हैं, वहां भी छूट प्राप्त राज्यों व क्षेत्रों में ये लागू हो सकता है क्या? ये भी यहां पर हम लोग बात करेंगे। तो जो छूट प्राप्त राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर ये लागू नहीं होता है। ध्यान से समझना। तो छूट प्राप्त राज्यों और क्षेत्रों में ये लागू नहीं होता, लागू नहीं होता। अब वो छूट प्राप्त राज्य कौन है? कुछ विशेष क्षेत्र होंगे, कुछ विशेष राज्य होंगे। तो जैसे हम बात करें, यहाँ पर जो छूट प्राप्त राज्य हैं उसमें आपका नागालैंड है, नागालैंड, और है मेघालय और मिजोरम, और मिजोरम यहाँ पर लागू नहीं होता है। ठीक है। और इसके अलावा कुछ और भी क्षेत्र हैं, वहाँ भी लागू नहीं होता है। तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ ये लागू नहीं होता है? जैसे हम देखेंगे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में ये पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता है। तो जो दार्जिलिंग जिला है वहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद का गठन किया गया है, इसलिए वहाँ पर पंचायतों वाला जो कानून है वो लागू नहीं होता है। और देखो और कौन है? मणिपुर के वे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जिला परिषद अस्तित्व में है, मणिपुर के वे पहाड़ी क्षेत्र जहाँ जिला परिषद अस्तित्व में है। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, यूपीएससी पीटी के ये क्वेश्चन है, और ज़्यादातर हम इसे इग्नोर कर देते हैं पढ़ने के टाइम पर। इसको आप इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिएगा। और कौन कौन से हैं? उन राज्यों के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में, मतलब जैसे कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, है ना, आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र, है ना, वहाँ भी ये लागू नहीं होता है। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, पंचायतों से जुड़ा हुआ एक एक्ट बनाया गया था, इसको हम पेशा एक्ट कहते हैं। ये पेशा एक्ट क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे। तो नेक्स्ट बात यहाँ पर हम लोग करेंगे,
कि ये जो हमने क्षेत्र बताया और ये जो हमने राज्य बताए हैं, बहुत ध्यान से समझना। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। दूसरा हमने आपको मणिपुर का पहाड़ी क्षेत्र बताया जहाँ पर जिला परिषद अस्तित्व में है, और दार्जिलिंग क्षेत्र है ना, जहाँ पर दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद अस्तित्व में है, वहाँ पर ये नहीं लागू होता है। यानी जो भारतीय संविधान का भाग 9 है पंचायती राज व्यवस्था वाला, वो यहाँ पर लागू नहीं होता है। लेकिन एक कानून बनाया गया पेसा, PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू, ये जो एक मतलब ऐसे करके एक्ट है, ठीक है। कुछ जो स्टेट हैं जहाँ पर इसका एक्सटेंशन किया जा सकता है, पेसा एक्ट इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं कि अनुसूचित क्षेत्र तक ये विस्तारित शेड्यूल एरिया है ना ये, तो क्या बोलते हैं इसको, पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। तो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ तक भी पेसा कानून के तहत पंचायतों का एक्सटेंशन किया जा सकता है। तो संसद ने, कानून कौन बनाया, संसद है ना, तो संसद ने ये कानून बनाया, पेसा एक्ट। पेसा एक्ट ये 1996 में मतलब बना था, है ना, 1996। तो इसमें प्रावधान क्या किया गया है कि संसद चाहे तो इस अधिनियम को, यानी भाग 9 का जो मतलब प्रावधान है, ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है जहां वो उचित समझे। तो पेसा एक्ट, अब वो समझा कि नहीं आया। देखो, भारत में कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर पंचायती राज अधिनियम लागू नहीं होता है, लेकिन संसद ने इसके लिए कानून बनाया, पेसा एक्ट उसका नाम है, और इसका मतलब होता है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। तो संसद चाहे तो ऐसे जो जनजातीय क्षेत्र हैं, है ना, वहाँ पर कुछ अपवादों और कुछ संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का जो कानून है उसे लागू कर सकती है। यह है पेसा, ठीक है। इस पेशा को हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। इसका मतलब है, हालांकि डिटेल में पेशा को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये मेंस में क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर। तो पेशा का मतलब ये है कि देखो भाई, पंचायतों का जो कानून है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये कुछ जगहों पर लागू नहीं है, कुछ जगहों पर लागू नहीं है, जो भी हमने आपको बताया। तो पेशा कानून इसलिए बनाया गया कि उन जगहों पर भी पंचायतों का विस्तार किया जाए। तो संसद को ये पावर है, अगर वो चाहे तो उन क्षेत्रों में भी पेशा कानून के मतलब उन क्षेत्रों में भी पंचायतों को विस्तारित कर सकती है। तो इसके लिए संसद ने पेशा कानून बनाया। क्लियर? तो अगर आपसे पूछ दिया जाए पेशा कानून के बारे में विचार कीजिए, प्रीलिम में क्वेश्चन अगर पूछा जाए, तो ये भारत के उन क्षेत्रों में पंचायतों के एक्सटेंशन से संबंधित है जहाँ पर अभी जो पंचायती राज अधिनियम वो लागू नहीं है। क्लियर? तो सरकार तो चाहेगी, जो हमारा भारत सरकार है, संसद है मतलब, तो संसद तो चाहेगी कि देश में हर जगह पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिनियम है, यानी जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है, वो हर जगह लागू हो। क्योंकि जब हर जगह लागू होगा तो हर जगह का डेवलपमेंट होगा, हर पंचायतों का डेवलपमेंट होगा और अंततः देश का डेवलपमेंट होगा। क्लियर? तो वर्तमान जो कानून है, इसकी निरंतरता और जो पंचायतों का अस्तित्व है, तो उससे संबंधित भी हम लोग कुछ बातें करते हैं। तो वर्तमान कानून की निरंतरता और पंचायतों का अस्तित्व, ये क्या है, इसको भी समझो। पेशा समझ में आ गया सभी को? गुड। तो वर्तमान कानून की निरंतरता और पंचायतों का अस्तित्व, और यहाँ पर लिखते हैं पंचायतों का अस्तित्व।
इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो कि जब भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था, उसके पहले ही भारत के कुछ राज्यों में पंचायतें अस्तित्व में आ गई थी, है ना। मेरी बात को बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा कि जब भारत में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो कि 1993 में, है ना, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, अस्तित्व में आया, मतलब इन्फोर्स हुआ, तो संवैधानिक दर्जा मिला पंचायतों को। तो इसके लागू होने के पहले भी भारत में जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था और उसको स्वीकार कर लिया गया था, और भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने उनका जो नौगढ़ डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था शुरू कर दी गई, अस्तित्व में आ गई, फिर आंध्र प्रदेश में आ गई, ऐसे करके। तो अब बात यह है कि क्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम अब उन क्षेत्रों में कंटिन्यू करे, और अगर वहाँ पर पहले से पंचायतें अस्तित्व में थी तो उनका क्या होगा फिर? बात आप समझे? तो प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, गौर से समझिएगा, फिर से एक बार समझिए कि जिन राज्यों में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के पहले पंचायतें थी, तो अब उन पंचायतों का क्या होगा? क्या 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वहां लागू हो जाए और पहले से जो पंचायतें अस्तित्व में थी उनका क्या होगा? हम इस बात को यहां पर बताना चाह रहे हैं। तो पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि में समाप्त हो जाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जहां पर पहले से पंचायतें थीं वो इस अधिनियम के बनने से 1 साल के अंदर अंदर वो उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और वहां पर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कंटिन्यू हो जाएगा। एक बार फिर से समझने का प्रयास करो, दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करो कि कोई भी राज्य नए पंचायती राज कार्यक्रम को 24 अप्रैल 1993 के बाद अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए, जो कि इस अधिनियम के शुरुआत की तारीख है ना। बात आप समझ गए होंगे। अब और भी दूसरे तरीके से समझो, जैसे कहीं पर पंचायतें पहले से अस्तित्व में थी 73वें संविधान संशोधन के पहले से, तो जब 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को, तो उन राज्यों में जहां पर पहले से पंचायतें थी उनकी पंचायतें पुरानी वाली 1 साल के अंदर हट जाएंगी और वहां पर 73वां संविधान संशोधन के तहत जो नया प्रावधान किया गया वो वहां पर कंटिन्यू हो जाएगा। ये मैं यहाँ पर आपको समझाना चाह रहा था। क्लियर? आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि जब पंचायतों का चुनाव होगा, चुनाव करवाएगा कौन? तो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा चुनाव। ये हमने आपको बता ही दिया था पिछले क्लास में। तो जब पंचायतों का चुनाव होगा तो क्या वहां पर चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप कुछ होगा? तो चुनावी मामलों में, पंचायतों के चुनावी मामलों में पंचायतों का हस्तक्षेप, अगर इसकी बात हम लोग करें, का हस्तक्षेप, इसकी हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, इस पर रोक है ना। तो इस पर रोक है। तो पंचायतों के मतलब चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक है और ये अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर बिल्कुल रोक लगाता है, जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है। क्लियर? ये बात आपको याद रखनी। सॉरी, इसमें कहा गया है, मैं आपको बता देता हूं जो इसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है। इस अधिनियम में कहा गया है, यानी जो पंचायती राज अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन, उसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी बात,
इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा उन्होंने जो तरीके बनाए हैं के अलावा चुनौती नहीं दी जा सकती है। क्लियर? राज्य विधानमंडल ने जो इनके चुनाव से संबंधित जो तरीके बनाए हैं उसी तरीके पर चुनौती दी जा सकती है और किसी आधार पर चुनौती नहीं दी जाएगी और न्यायालय यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर? चलो और भी बातें करते हैं। अब देखो, जो हमारा 73वां संविधान संशोधन था, इसमें 2 प्रकार के प्रावधान हैं। एक तो अनिवार्य प्रावधान है और एक है वैकल्पिक प्रावधान। इसको भी अगर हम लोग समझना चाहें तो समझ सकते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का है, बट ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993। क्लियर? तो अधिनियम तो 1992 का, ध्यान रखिएगा, आपसे गलत करा सकता है, 1993 लिख सकता है। तो अधिनियम 1992 का है, बट ये लागू हुआ है 24 अप्रैल 1993 को। तो इसमें 2 प्रकार के प्रावधान हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक है अनिवार्य प्रावधान, अनिवार्य प्रावधान, और दूसरे हैं वैकल्पिक प्रावधान या ऐच्छिक प्रावधान, प्रोविजन। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कुछ प्रोविजन किए गए हैं और वो प्रोविजन कुछ ऐसे हैं जिनको लागू करना ज़रूरी है और कुछ ऐसे हैं जिनका लागू करना ज़रूरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं, बट थोड़ा सा याद दिलाते हुए चलते हैं। जैसे ग्राम सभा का गठन, तो जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू है उन्हें ग्राम सभा का गठन करना ही पड़ेगा। तो अनिवार्य वाले पहले हम प्रावधानों की बात करते हैं। तो अनिवार्य वाले प्रावधानों में जैसे ग्राम सभा का गठन, ये करना ही पड़ेगा, ग्राम सभा का गठन। और ग्राम सभा क्या होती है हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। दूसरा, जो पंचायतों के 3 स्तर हैं उनकी स्थापना करना जरूरी है। तो पंचायतों के 3 स्तरों की स्थापना ये अनिवार्य है, करना पड़ेगा। क्लियर? तो जो बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था 3 टियर पंचायती राज सिस्टम, तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है उसमें ये भी प्रावधान किया गया है। तो पंचायतों के 3 स्तरों की स्थापना जरूरी है, ग्राम सभा के गठन ये भी जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा, ये ऐच्छिक नहीं है। जैसे 3 स्तरों पर, 3 स्तर कौन कौन से होते हैं? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर यानी मध्य स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों जो टियर हैं ये बनाने पड़ेंगे और इन 3 स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव कराना होगा। तो प्रत्यक्ष चुनाव कराना होगा, इनकी जो सीटें हैं है ना, उन पर प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट इलेक्शन कराना होगा, ये अनिवार्य है। लेकिन इनके जो पदाधिकारी होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनका इनडायरेक्ट चुनाव होता है, उनका इनडायरेक्ट चुनाव होता है। प्रीवियस लेक्चर याद करो, जो हमने इसका पहले वाला जस्ट लेक्चर आपको पढ़ाया था, तो इनके सदस्यों का चुनाव हमने बताया था डायरेक्ट होता है और इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव इनडायरेक्ट होता है। लेकिन जो ग्राम स्तर की जो ग्राम पंचायत होती है उसके अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो ऐच्छिक में आ जाएगा, है ना। डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, जैसा चाहे वैसे हो सकता है, तो वो ऐच्छिक प्रावधान में आ जाएगा। क्लियर? वॉलंटरी में आ जाएगा। नहीं, ऐच्छिक को क्या कहते हैं देख लीजिएगा। ठीक है, तो पंचायतों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को मताधिकार भी होगा, ये भी अनिवार्य में आता है। हम सारे लिखेंगे नहीं, आपको मैं ऐसे ही
बताता जाऊंगा, थोड़ा डिस्कस करता जाऊंगा। पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ये कंपलसरी है। ये 21 वर्ष की बात कही है, तो ये अनिवार्य प्रावधानों की मैं बात कर रहा हूँ। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ये कंपलसरी है। और जो ये सभी स्तर, ये जो तीनों स्तर हैं, तीनों स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण भी अनिवार्य है। SC ST का जो रिजर्वेशन है वो अनिवार्य है, और 1/3 महिलाओं का आरक्षण भी अनिवार्य प्रावधान है। ध्यान रखिए। अच्छा, OBC के आरक्षण को हम किस में रखेंगे? जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उसमें OBC के आरक्षण की बात कही गई, बट वो ऐच्छिक प्रावधान में आता है ना। मर्जी है तो OBC को रिजर्वेशन दिया जाए पंचायतों में, मर्जी नहीं है तो ना दिया जाए, वो ऐच्छिक प्रावधानों में आता है। लेकिन ऐच्छिक वाले इसका कोई विकल्प नहीं, करना ही पड़ेगा। क्लियर? पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती या जिला निकाय जो हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, यानी सभी तीनों स्तर पर कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। किसी पंचायत का कार्यकाल अगर समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव कराने पड़ेंगे। ये कंपलसरी है, कंपलसरी प्रोविजन है। तो पंचायत अगर बीच में विघटित हो जाती है तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही होगा। ये कंपलसरी प्रावधान में आता है। क्लियर? पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया, जो कि कंपलसरी प्रोविजन है। ओके। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष बाद राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, वो भी कंपलसरी में आता है। क्लियर? अब देखो, ये सारी चीजें हो गई है ना। तो OBC वाला जो आरक्षण है वो उसमें आ जाएगा, ऐच्छिक में आ जाएगा। और पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें अधिकार और शक्तियां देना, ये भी प्रावधान है। क्लियर? और पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रावधान किया गया। और संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में से सभी अथवा कुछ को संपन्न ये कर सकती है। क्लियर? और देखो, ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं। तो ये चीजें आई होप कि आपको समझ में आई होंगी। और देखते हैं अब हम लोग पंचायतों के वित्त के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, इस पर भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये तो इसके कुछ प्रावधान हमने यहाँ पर बताए आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि पंचायतों को अपना कार्य करने के लिए जो 29 विषय दिए गए हैं, उस कार्य को करने के लिए इनको धन कहाँ कहाँ से मिलेगा, वित्त का स्रोत क्या है। यानी पंचायती राज के वित्त का स्रोत, इनको पैसा कहाँ मिलेगा, कहाँ से आएगा। कुछ तो झलक आपको पता चल ही गई होगी। अभी हमने आपको बताया था कि राज्य वित्त आयोग इनकी रिकमेंडेशन करता है, इनको टैक्स वैक्स कुछ लगाने का राइट दे दिया जाता है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 280 है, 280, इसमें केंद्र के वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो आर्टिकल 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान, है ना, केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान। तो आर्टिकल 280 में जो केंद्रीय वित्त आयोग है ना, केंद्रीय वित्त आयोग, ये भी रिकमेंडेशन कर देता है कि पंचायतों को कुछ अनुदान दे दिया जाए। तो यहाँ से भी पंचायतों को पैसा मिल जाता है, केंद्र से भी पंचायतों को पैसा मिल जाता है। एक तो स्रोत ये हो गया
पहला स्रोत। क्लियर। दूसरा स्रोत की अगर बात करें तो आर्टिकल 243I, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये वाला इंपॉर्टेंट भी है ना, यूपीएससी के लिए स्पेशली। तो इसमें प्रावधान किया गया राज्य वित्त आयोग का, राज्य वित्त आयोग। तो राज्य वित्त आयोग का प्रावधान कहाँ किया गया 243I में, और 243 जो आर्टिकल है वो पंचायतों से रिलेटेड है। क्लियर। तो ये आर्टिकल सीधे पूछ लिया जाएगा, राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किस आर्टिकल में है। तो ये जो राज्य वित्त आयोग बनता है, इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान है ना, राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर राज्य से प्राप्त अनुदान क्लियर। तो केंद्र सरकार से भी इनको अनुदान मिल जाता है पंचायतों को, और राज्य सरकार से भी अनुदान मिल जाता है। तो अनुदान यानी ग्रांट, यानी ऐसा पैसा जो वापस नहीं करना है, इसको ग्रांट कहते हैं। तो पंचायतों के वित्त के दो स्रोत अभी मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। 1 मिनट। चलिए देखते हैं, और भी देखते हैं। 2 स्रोत हो गए। तीसरा, राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज। तीसरा भी यहां पर लिख लो, राज्य सरकार से प्राप्त ऋण। ये तीसरा स्रोत हो गया। ये राज्य सरकार से ऋण भी ले सकती हैं। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं तथा अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कुछ इनको और आवंटन मिल जाता है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर कुछ संसाधनों का निर्माण भी करने का राइट इन्हें मिलता है। जैसे कुछ कर वर ये लगा सकते हैं, जैसे मेले पर, बाजारों पर, हाट जो होते हैं गांव में, उस पर कर लगा के भी ये अपनी आय की स्रोत बना सकते हैं, है ना। कुछ गैर कर आय इनकी होती है जो टैक्स के अलावा कुछ और भी तरीकों से इन्हें मिलती है। तो देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय शक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। मतलब जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो पंचायतों को पर्याप्त स्रोत नहीं दे पाई हैं और ध्यान भी नहीं दिया है। तो पंचायतें हमेशा पैसे को लेकर परेशान रहते हैं और ये अपना डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं कर पाते जितने अच्छे से होना चाहिए। तो पंचायतों के जो अपने स्वयं के संसाधन हैं वो बहुत ही अत्यल्प हैं, मतलब बिल्कुल निग्लेक्जिबल मान लो। अब जैसे कहा कि पंचायत को राइट है कि मेले पर कर लगा ले, तो मेले कितने लगते हैं, है ना, और कितना उनको कर मिल जाएगा। कहीं बाजार पर कर लगा लें तो बाजार पे कितना कर उनको मिल जाएगा। तो इनके जो अपने स्वयं के संसाधन हैं वो बहुत कम है, इसलिए पंचायतें ज़्यादातर डिपेंड रहती हैं केंद्र और राज्य पर, हाथ फैलाती हैं कि हमें अनुदान कुछ मिल जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी यदि कोई कर्मठ वहाँ पर व्यक्ति है तो वो कर ले जाता है। तो जैसे हम बात करें साउथ इंडिया के कुछ राज्य हैं, जैसे केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, ये वे राज्य हैं जिन्हें पंचायत सशक्तिकरण के मामले में अग्रणी समझा जाता है। मतलब ये कहा गया है कि ये जो नाम हमने लिए, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये राज्य जो है अपने यहाँ पंचायतों को काफ़ी सशक्त बनाते हैं, ये काफ़ी आगे हैं। लेकिन वहाँ भी पंचायतें सरकारी अनुदान पर ही ज़्यादातर निर्भर रहती हैं। तो पंचायतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस को लेकर। क्लियर। तो पंचायतें सही से अपना काम कर नहीं पाती हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी बातें डिस्कस कर ली। अब ऑलमोस्ट हमारा जो पंचायती राज है भाग 9 है ये कंप्लीट होता है, और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, यानी जो हमारा जो नगरीय
स्वशासन है ना, नगर निगम वगैरह, इसकी बात हम लोग करेंगे और वो होगा हमारा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्लियर? तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।